बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 3 और 4 हम करेंगे, जिसमें हम यूएमएल पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट टाइम मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ की कुछ बात की थी कि आप मतलब अपवर्ड इंक्रीमेंट करते हैं तो डिक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यूएमएल स्टैंड फॉर क्या होता है? यूएमएल स्टैंड फॉर होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप नोट कर लें। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो होती है वो होता है यूएमएल। यूएमएल बेसिकली बनाया क्यों जाता है? बेसिकली ये हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होती है ना फील्ड, उसमें उसके पर्पस के लिए फॉर डेवलपिंग मॉडल्स और डिफरेंट किस्म की हम लोग विजुअलाइजेशन डिज़ाइन करने के लिए, हम लोग विजुअलाइजेशन ऐसे ही है ना, जो आपके माइंड में चीज़ आ रही है उसे विजुअलाइज़ करने के लिए, उसे देखने के लिए कि वो कैसी है, उस डिज़ाइन सिस्टम्स को बनाने के लिए हम लोग यूएमएल यूज़ करते हैं। एक यूएमएल की एग्जांपल देख लेते हैं। यूएमएल की एग्जांपल ऐसे है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि आउटपुट और इनपुट है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, प्लस कंडीशन लगी हुई है जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी, और इसी को हम फर्दर पढ़ेंगे कि यूएमएल के थ्रू या कंडीशंस डिफरेंट के थ्रू हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आज की एग्जांपल्स, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। तब एग्जांपल्स को स्टार्ट करते हैं। यस, फर्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं हम लोग। जैसे उसने लिखा हुआ है वेरी द कंट्रोल वेरिएबल फ्रॉम 1 to 100 इन इंक्रीमेंट ऑफ 1। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि आपके पास ये कंडीशन आ गई है, आपके पास ये उसने कंडीशन दे दी है, आपको क्वेश्चन दे दिया कि वेरी करनी है जी कंट्रोल 1 to 100 तक, और इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए? 1 का इंक्रीमेंट करना चाहिए। मतलब एक बार लूप चलेगा तो 1 का इंक्रीमेंट करेगा, दूसरी बार चलेगा फिर 1 का करेगा, इसी तरह इंक्रीमेंट 1 + 1 + 1 + 1 करता रहेगा, और इसके थ्रू आप क्या करते रहेंगे? इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हम लोग देख लेते हैं कि उसको हमने लिखना कैसे है इन फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर टाइप वैल्यू है तो इंटीजर ले लिया, इंट ले लिया, इंटीजर ले लिया, इंट ले लिया। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हमने कंडीशन ले ली इंट i = 1, देन कंडीशन i <= 100, i ++ i या i ++ दोनों इंक्रीमेंट एक ही तरह यूज़ होते हैं। लास्ट टॉपिक में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि इंक्रीमेंट डिफरेंट टाइप्स के आप यूज़ कर सकते हैं, आपको जो बेहतर लगे आप वो यूज़ कर लें, इसमें कोई इशू नहीं कि आप लोग ++ पहले लगा रहे हैं या बाद में लगा रहे हैं, दोनों इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स ही यूज़ होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट उसने दिया हुआ है कि आपने कहाँ तक आना है जी? लिखा हुआ है वेरी द कंट्रोल वेरिएबल फ्रॉम 100 डाउन टू 0। अब देख लें, 100 से 0 करना है और डिक्रीमेंट में 1 डिक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, पहले हम इंक्रीमेंट किए, अब क्या वो कह रहा है डिक्रीमेंट करें जी। ठीक है, तो डिक्रीमेंट लास्ट टाइम मैंने माइनस की कुछ बात की थी आपसे, नेगेटिव की, तो वो इसमें आज आपको इस एग्जाम्पल में मैं समझा देता हूँ कि कैसे है। जैसे वो कह रहा है कि आगे लिखा हुआ है नोटिस दैट वी यूज टाइप इंट फॉर द कंट्रोल variable in this for header the condition does not become false until the control variables I contains -1, so the control variable must be able to store both positive and negative numbers। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पर देखें आप लोग कि वो क्या कह रहा है, ये नेगेटिव तक जाएगा तब भी ये क्या करेगा? कंडीशन को फॉल्स करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। कैसे? इंट i = 100 ले लिया, क्योंकि हमने क्या करना है? अप टू डाउन जाना है। ठीक है ना, अब हमने 100 से बैकवर्ड जाना है, तो हमने क्या लिखा हुआ है कि i > 0। मतलब जब i है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। किससे होना चाहिए? 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू में यही -i लिख दिया, डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है, तो वो क्या करेगा? 1 माइनस करता जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा? 99, फिर 98, फिर 97, इसी तरह ये डिक्रीमेंट करता करता 0, देन 0 के बाद वो -1 पे आएगा, तो जैसे ही वो -1 पे आएगा तो वो कंडीशन को क्या करेगा? इस कंडीशन को क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा। इस कंडीशन को उसने फॉल्स कर देना है। जैसे उसने कंडीशन को फॉल्स किया वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि अब इसके बाद ये प्रोग्राम आगे फ्लो नहीं कर सकता, आगे नहीं चल सकता, लूप नहीं चल सकता। अब नेक्स्ट देखें, वेरी किया, अब उसने कंडीशन थोड़ी सी बढ़ा दी है। आपने पैनिक नहीं होना कि ये 7 क्या हो रहा है, मतलब ये वेरी कैसे कर रहा है। पहले उसने 1 समझाया, अब वो कह रहा है कि 7 का वेरी करना चाहिए। 7 चीज़ें क्या, 7 पॉइंट्स इंक्रीज़ करने चाहिए। तो अगर आपको
आपको पता हो तो 7 उसने लिखा हुआ है वेरी द कंट्रोल वेरिएबल फ्रॉम 7 to 77। तो ये देख लें, और इंक्रीमेंट कितने का होना चाहिए 7 का। जस्ट कंडीशन में आपने इंक्रीमेंट में क्या लिखना है 7 लिख देना है बस, कि इंक्रीमेंट कितने का करना है 7 का करना है, ठीक है। जब भी 1 प्लस होता है तो हम सिर्फ प्लस प्लस 1 लिख देते हैं, मतलब प्लस प्लस आई या प्लस प्लस ए जो भी लेते हैं। मगर आपके पास उसने कंडीशन पहले दी हुई है आपको कि आपने इंक्रीमेंट कितना करना है 7 का इंक्रीमेंट करना है। तो अब आपने उसमें क्या करना है कि 7 की कंडीशन लगानी है ताकि वो 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस करता जाए। जैसे फर्स्ट वो 7 प्लस करेगा तो आपको पता है कि 7 फर्स्ट हो गया स्टोर, मतलब लूप चल गया एक दफ़ा। फिर जब 7 करेगा तो आपके पास 14 वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह 21, 28, 35, 42, 49, उसके बाद 49, 56, उसके बाद 63, 70 एंड 77 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता जाएगा इस तरह। अभी इसी तरह डिक्रीमेंट में भी आ जाएगा। अगर आप देखें वेरी द कंट्रोल वेरिएबल फ्रॉम 22 टू इंस्टेंट ऑफ माइनस इन स्टेप्स ऑफ -2। अब बेसिकली वो क्या कह रहा है कि डिक्रीमेंट कितना होना चाहिए -2 होना चाहिए, मतलब 20, then 18, then 16, then 14, then 12, then 10 up to so on to 2 तक, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या कंडीशन लगा देनी है कि i ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2, i माइनस इक्वल्स टू 2, मतलब डिक्रीमेंट कितने का करेगा 2 का करता जाएगा, -2 को करता जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू को देखें। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग vary the control variables from our the following sequence of values। अच्छा, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट वैल्यू को क्या लिखा हुआ है 2, 5, 8, 11, 14। अब देख लें पेपर में मैं ये कंडीशन दे देता हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ वेरी द कंट्रोल वेरिएबल ऑफ दिस सीक्वेंस। क्या आपने इस सीक्वेंस में मुझे फॉर लूप पुट करके दिखाएं, फॉर लूप यूज़ करके दिखाएं जब आपके पास ये वैल्यूज़ हों, ठीक है। तो आपने जस्ट फॉर इंट इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 2 कर लिया, फर्स्ट वैल्यू को 2 ले लिया, और आपने कंडीशन क्या लगानी है 17 तक लगानी है। याद रखना है आप लोगों ने फर्स्ट वैल्यू को इंटीजर ले लें, ठीक है। लास्ट वैल्यू को आपने कंडीशन में यूज़ करना है, मगर कंडीशन में यूज़ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितना इंक्रीमेंट कर रहा है। जैसे 2 + 3 = 5 होता है, 5 + 3 = 8 होता है, 8 + 3 = 11, 11 + 3 = 14, 14 + 3 = 17। तो ये देखिए मेरे सीक्वेंस माइंड में था, तो मुझे खुद से पता है कि कितना इंक्रीमेंट करना है मैंने, ठीक है। तो जब खुद से मुझे मेरे माइंड में बन गया इंक्रीमेंट के इतना इंक्रीमेंट करना है, तो मेरे पास कंडीशन लिखना बहुत ईजी है। मैं लिख दूंगा जस्ट सिंपली i = 2, देन i <= 17, जो आपके पास कंडीशन है कि आपने 17 से नीचे जाना है, देन i + 3, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास है। अब 99 से बैकवर्ड 55 तक। अब आपको 11 का टेबल सबको बचपन में सबसे ज़्यादा अच्छा हमें टेबल अगर याद था तो वो 11 का याद था, वो इसी वजह से कि 11, 22, 33, 44 इस तरह आपको याद था। अब देख लें नेक्स्ट एग्जांपल में वो यही कह रहा है कि 99 से बैकवर्ड 55 तक जाना। अब 99 से बैकवर्ड 55 तक जाना है, तो आपके माइंड में आ गया 11 का टेबल। इसका मतलब इसमें कितने डिक्रीमेंट करना है 11 का डिक्रीमेंट करना है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आप इंक्रीमेंट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, आपके पास कोई सीक्वेंस दिया हुआ है तो आपने उसके अकॉर्डिंगली फॉर लूप यूज़ कर लेना। अब बेसिकली वो एग्जांपल दे रहा है इंटीजर्स की, इवन नंबर्स की। पहले मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, फिर मैं एग्जांपल आपको अगेन बता देता हूँ कि वो कैसे कर रहा है। कि आप लोगों को जस्ट वही 2 वाली कंडीशन लगानी है, ठीक है, कि नंबर मस्ट बी ग्रेटर दैन 2। उसने क्या कहा है 2 to 20 तक आपने इवन नंबर्स का इवन नंबर आउटपुट में शो करवाने हैं, ठीक है। तो आउटपुट में अगर शो करवाने हैं इवन नंबर, तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि इंटीजर ही रख रहे हैं 2, ठीक है। फिर उसको कंडीशन दे रहे हैं 20 की कि नंबर क्या होना चाहिए 20 से नीचे होना चाहिए, मतलब नंबर <= 20, देन n + = 2, मतलब उसमें इंक्रीमेंट करता जाएगा 2 का, और ये क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, हमारे पास टेबल में शो हो जाएगा 2 to 20 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो इंशाल्लाह वो है हमारे पास डू वाइल रिपीटेशन स्टेटमेंट है। डू वाइल का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमने पढ़ा भी है डू वाइल को, तो हम लोग फिर अगेन देख लेंगे डू वाइल को। डू वाइल, द डू वाइल रिपीटेशन स्टेटमेंट इज सिमिलर टू द वाइल लूप। In the while statement in the loop continuation
condition test occurs at the beginning of the loop before the body of the loop executes. अब बेसिकली वाइल लूप में आपको पता था कि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक आउटपुट में वैल्यू शो नहीं करता था, मगर डू वाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। डू वाइल में क्या होता है, पहले कंडीशन आपको आउटपुट में शो कर देगा जो फर्स्ट वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है मगर वो फर्स्ट वैल्यू जो आपकी एक्सिक्यूट की हुई है वो उससे आउटपुट में हमेशा शो करेगा। ये डू वाइल का होता है। फॉर एग्जांपल हमने समटाइम ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ जाता है कि वो कहता है कि अगर पहली जो मतलब फॉर एग्जांपल वैल्यू है वो अगर ठीक है, मतलब उसने गिवन दी हुई है तो उसको आउटपुट में शो कर दो। अगर अगली गलत भी है तो फिर भी वो आउटपुट में फ़र्स्ट वैल्यू को एक्सिक्यूट करवा ले, ठीक है। तो उस स्टेटमेंट में या उस केस में हम लोग डू वाइल को यूज़ करते हैं जब हमने पहली स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करवाना ही करवाना है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट में बेशक गलत हो जाए तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अब डू वाइल कुछ ऐसे ही है। दी डू वाइल स्टेटमेंट्स, अब इसको पढ़ भी लें। दी डू वाइल स्टेटमेंट टेस्ट दी लूप कंडीशन आफ्टर द लूप बॉडी एक्सिक्यूट्स विद देयरफॉर द लूप बॉडी ऑलवेज एक्सिक्यूट एट लीस्ट वंस। मैंने यही बात आपको बताई है कि एट लीस्ट वंस वो क्या करेगा, एक्सिक्यूट लाजमी करवाएगा वैल्यू को। फॉर एग्जांपल मैं इंट इक्वल्स टू 1 दे देता हूँ और नेक्स्ट कंडीशन में मैं कहता हूँ कि आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ होनी चाहिए जो लेस दैन 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। जब कंडीशन फॉल्स हो रही है मगर वो 1 को एक्सिक्यूट लाजमी करवाएगा क्योंकि ये डू वाइल है। फर्स्ट जो वैल्यू होगी उसको फर्स्ट लूप को वो लाजमी एक्सिक्यूट करेगा, अदरवाइज जो कंडीशन है वो फॉल्स हो सकती है। अब यूजिंग डू वाइल लूप to print the number from numbers 1 to 10 upon entering the do while statements line number 12 outputs। अब बेसिकली इसकी कुछ एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं। जैसे उसने कहा है हमें कि हमने टाइप करनी है काउंटिंग 1 to 10 तक, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो काउंट को वैल्यू है वो दे देते हैं 1 को, फिर वाइल में कंडीशन क्या लगा देंगे, काउंट लेस दैन इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो काउंट लेस दैन इक्वल्स टू 10 यही बात है कि उसमें क्या होगा, वो चेक करता जाएगा कंडीशन को और फिर उसमें फर्स्ट वैल्यू को वो लाजमी एक्सिक्यूट करवाएगा। 1 to 10 तक होगा। अब डू वाइल का भी UML है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसका भी देख लें। ये हमारे पास ये कुछ कंडीशन में प्रोवाइड करता है कि हमने पहले कंडीशन को लाजमी एक्सिक्यूट करवाना है, उसके बाद हम देखते हैं कि फर्दर कंडीशन अगर ट्रू है तो ठीक है, अगर फॉल्स है तो वो क्या करेगा, लूप को टर्मिनेट कर देगा, प्रोग्राम को ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट बात है जी ब्रेसेस की। ब्रेसेस इन अ डू वाइल स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ ब्रेसेस इन डू वाइल इफ़। अब बेसिकली वो क्या कह रहा है कि ब्रेसेस यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। इफ़ देयर इज़ ओनली वन स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ लूप, हाउएवर मोस्ट प्रोग्रामर्स इंक्लूड द ब्रेसेस टू अवॉइड कन्फ्यूजन बिटवीन द वाइल एंड डू वाइल स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल वाइल दिस, डू वाइल दिस। अब बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है जो मैं पहले आपको डू वाइल और वाइल में एग्जांपल में पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ कि वाइल और डू वाइल में यही डिफरेंस है कि फ़र्स्ट वैल्यू को एक्सिक्यूट करवाएगा, लाजमी एक्सिक्यूट करवाएगा, मगर वाइल में कंडीशन चेक होगी तो एक्सिक्यूट होगा, ठीक है। तो मगर सम प्रोग्रामर्स क्या होते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है हमें कि वो स्टेटमेंट डू वाइल की है या वाइल की है, तो वो क्या यूज़ करते हैं, ब्रेसेस यूज़ करते हैं ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो आपको वाइल राइटिंग। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे ये लिखा भी और बता देता हूँ। वाइल कंडीशन, डू वाइल स्टेटमेंट, देन वाइल कंडीशन और दिस। अब डू वाइल में ये आपको स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करवाने में ईजी होता है, हेल्पफुल होता है। अब स्विच मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट जो है लास्ट टाइम भी कुछ इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, आज डिटेल में हम इसको पढ़ लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट ऐसे ही है कि आपने डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने हैं, ठीक है, मगर आपको पता नहीं है कि कौन सा टास्क किस दिन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका टाइम टेबल है तो आपने उसको फॉलो अप करना है, तो फ्राइडे के टाइम टेबल पे आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की क्लास होगी आपकी फर्स्ट लेक्चर में। इसका मतलब है जब भी कोई प्रोग्राम बनेगा उसमें वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की क्लास जो है वो फ्राइडे को असाइन होगी। तो जैसे ही आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल करना है, ढूंढना है, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, फ्राइडे पे आ जाएगा, ठीक है ना। मैं जस्ट फ्राइडे पे की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इससे इजी एग्जांपल मैं देता हूँ ग्रेडिंग की, ठीक हो गया। ग्रेडिंग की एग्जांपल मैं इस तरह दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि जैसे आपके मार्क्स होते हैं वैसे ही आपका इदराक था पहले, अब LMS आ गया है।
उस पर अकॉर्डिंगली आपके ग्रेड भी लग जाते हैं। कैसे लग जाते हैं? अगर आपके 90 से अबव मार्क्स हैं तो वो क्या होगा, ए ग्रेड लगा देगा। अगर 80 से अबव है तो वो क्या लगा रहा है, बी ग्रेड लगा रहा है। दैन 70 सी जो भी है, बी प्लस या बी सी जो भी है डी तक, ठीक है, वो आपके ग्रेड्स लगाएगा। अब वो ग्रेड्स उसको पता कैसे चलते हैं, उसके लिए हम कोई कोडिंग या प्रोग्रामिंग करते हैं। वो स्विच स्टेटमेंट तब हमें यूज़ होती है जब मल्टीपल चॉइसेस हो हमारे पास और हमने एक चूज़ करनी हो। अब ग्रेड बचेगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा या यू आएगा, वो एक अलग बात है। मगर एक बात है कि उसमें आपने सिलेक्शन करनी होगी अपने मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उस एग्जांपल को हम लोग देख भी सकते हैं। 5.11 में उसने एग्जांपल दिया है स्विच की, कि वो क्या यूज़ कर रहा है। यहाँ पर ये देखें ज़रा, वो यूज़ कर रहा है मल्टीपल्स ग्रेड्स को। वो क्या कर रहा है, आउटपुट देने के लिए वो इंट यूज़ कर रहा है और उसके बाद कंडीशन लगा रहा है हमारे पास स्विच की। ये है जी माशाल्लाह 111 लाइंस का कोड है। आपने आराम से बैठ के इसको डिटेल में पढ़ना है। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको करवाता हूँ जो ग्रेड से ही रिलेटेड शायद हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसको भी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आप स्विच के एग्जांपल में देना लगा हूँ आप लोगों को। आपने इसको ध्यान से याद रखना है। ग्रेडिंग की भी एग्जांपल है आपके पास, मगर ये भी आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं जो मैंने अभी डेली रूटीन में आपको बताई थी कि आप लोगों के पास होती है। आप लोगों के पास होती है कि नंबर ऑफ़ डेज़ के ऊपर आपने बताना होता है कि ये क्या है। तो नंबर ऑफ़ डेज़ पे हम देख लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने क्या लिखा हुआ है, इंट डे इक्वल्स टू 4, मतलब कौन सा डे सिलेक्ट होगा, 4 वाला सिलेक्ट होगा, ठीक है, 4 डे सिलेक्ट होगा। इसमें केस सेंसिटिव है, बेसिकली केस है, और उसके बाद मैंने केस के वगैरह 1, देन मैंने सी आउट। अब ब्रेक यूज़ किया। अब ब्रेक क्यों यूज़ किया? बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं हम जब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाना चाहते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट से नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाना। अगर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, फॉलोअप कर लेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट को अपने साथ ही, ठीक है। तो आपने इसका ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, इंट डे इक्वल्स टू 4, देन मैंने स्विच ले लिया है, डेज़ है बेसिकली, केस 1 है, सी आउट में क्या शो कर दे, मंडे शो कर दे, केस 2 है, देन ब्रेक यूज़ करना है लाजमी। ब्रेक्स लाजमी यूज़ करते हैं स्विच में, और यही स्विच की इंपॉर्टेंस होती है कि आप लोग मल्टीपल्स इनपुट्स हों और एक आउटपुट ले सकते हैं उसमें से। तो नेक्स्ट देखें हमारे पास है अब नेक्स्ट हमारे पास केस 2, सी आउट ट्यूसडे, देन ब्रेक अगेन, देन केस 3 सी आउट वेडनेसडे, देन ब्रेक अगेन, देन केस 4 थर्सडे, सी आउट थर्सडे, देन ब्रेक अगेन, देन केस 5 सी आउट फ्राइडे, देन ब्रेक अगेन, देन केस 6 सैटरडे, देन ब्रेक अगेन, देन केस 7 डे 7 मतलब सी आउट संडे, देन ब्रेक अगेन, देन रिटर्न 0। और ये सारा प्रोग्राम आप लोगों का बन गया। आप लोगों ने जो यूज़ करना है ठीक हो गया। तो आप इसमें देखें, इसमें मैंने क्या लिया, इंट डे, मैंने पहले ही उसको कहा हुआ है डे 4, डे इक्वल्स टू 4 मतलब 4, तो 1 2 3। तो ये आउटपुट में भी आपको देखेंगे, अगर रन करके दिखाऊं तो ये आउटपुट में आपको शो कर रहा है थर्सडे, मतलब 4 पे क्या आ रहा है, थर्सडे आ रहा है, तो वो आउटपुट में आपको क्या शो करेगा, थर्सडे शो करेगा, ठीक है। ये होगी स्विच की एग्जांपल, जो बड़ी इजी एग्जांपल थी। मैं अगेन बोल देता हूँ कि नंबर ऑफ़ डेज़ है आपके पास 7, उनमें से आपने कोई सा एक चूज़ करना है। तो आप क्या करते हैं, एक चूज़ करने के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं इंट इक्वल्स टू 4। आप 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। अगर आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का पीरियड होता है फ्राइडे को, तो आप क्या करेंगे, 5 कर लें तो फ्राइडे आपको आउटपुट में शो कर देगा। इसको आपने खुद प्रोग्राम को बेशक नोट कर लें, उसको आपने खुद करके देखना है, इसको परफॉर्म करके लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता हो कि ये कैसे फॉलोअप या प्रोग्राम कैसे बन रहा है या कैसे हो रहा है, ठीक है। ये होगी हमारे पास स्विच की एग्जांपल, और ग्रेडिंग की भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। आप ब्रेक, बेसिकली वो क्या कह रहा है, ब्रेक स्टेटमेंट की बात कर रहा है, ब्रेक कीवर्ड की बात कर रहा है। व्हेन C++ रीड्स द ब्रेक कीवर्ड इट ब्रेक्स आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक, दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर कोड एंड कॉज टेस्टिंग इनसाइड द ब्लॉक। अब बेसिकली वो यही बता रहा है कि ब्लॉक जब ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होगी तो इसका मतलब वो जो स्टेटमेंट है जो आपने लिखी हुई है वो उसको टेस्ट करना
मतलब उसके इनसाइड जितना भी केस के इनसाइड चीज़ थी उसको टेस्ट करके बाहर ब्रेक जैसे लगा होगा तो उसको छोड़ देगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू पे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। व्हेन अ मैच इज़ फाउंड एंड द जॉब इज़ डन इट ब्रेक्स इट्स टाइम फॉर द ब्रेक देयर इज़ नो नीड फॉर मोर टेस्टिंग। ठीक है, जैसे ही वो आपकी मैचिंग चीज़ मिल गई है तो वो क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा और वो क्या करेगा, आपको एक्सिक्यूट करवा देगा आउटपुट में, अगर आपकी गिवन वैल्यू आपको मिल चुकी है तो। द डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, अब बेसिकली यही एग्जांपल देख लें आप लोग। बेसिकली इसमें वो क्या कह रहा है, इंट इक्वल्स टू डे इक्वल्स टू 4 ले लिया उसने, देन अगेन उसके बाद आपके पास केस है। अब आपके पास केस क्या है, बेसिकली उसने डे तो 4 लिया हुआ है मगर आपके पास केस दे दिया उसने 6 और 7। इसका मतलब है वो वैल्यू आपको 6 और 7 में तो 4 की नहीं मिल सकती। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों स्टेटमेंट देखकर वो क्या करेगा, इन दोनों को छोड़ के आगे डिफ़ॉल्ट पे लेगा, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दी टू दी वीक एंड। ठीक है, अब बेसिकली वो क्या कह रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दी वीक एंड, क्योंकि बेसिकली उसको कोई स्टेटमेंट नहीं मिली तो लास्ट वाली उसने डिफ़ॉल्ट वाली एक्सिक्यूट करवा के आउटपुट में शो कर दिया है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू दी वीकेंड। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास एक एग्जांपल थी। आई होप सो आज का आपको स्विच स्टेटमेंट, डू वाइल स्टेटमेंट और फॉर लूप जितना भी रह गया समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।